अध्याय 9 देख रहे हैं। विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। महिलाएं, जाति और सुधार। तो हमने काफी बड़े बड़े सुधारकों की बात की। ज्योतिराव फुले साहब की बात की, वो गुलामगिरी लिखी उन्होंने, और फिर वो जो अमेरिकन्स थे, अमेरिकन स्लेव्स, दासों को समर्पित की। और ये भी बताया गया कि उनके बाद भी ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स रहे। और जब हम 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो दो बड़े नाम उभरते हैं। एक है डॉक्टर भीमराव साहब आम्बेडकर और दूसरे साहब हैं ईवी रामास्वामी। और ईवी रामास्वामी नायकर साहब हैं, इनको हम पेरियार बोलते हैं। ये साउथ में एक्टिव थे और वेस्टर्न इंडिया में, यानी दक्षिण में यहाँ पर नायकर साहब और वेस्टर्न इंडिया में B.R. अम्बेडकर साहब। तो अम्बेडकर साहब के बारे में क्या स्पेशल है? पहली चीज़ तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ये आर्किटेक्ट है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। बहुत बड़ा इनके पास ओहदा था। सबसे बड़ी बात है कि जो B.R. अम्बेडकर साहब हैं, ये एक महार जाति से आते थे। और महार जाति जो है वो एक ऐसी जाति अभी भी है, उस ज़माने में बहुत इन्होंने सहा है, अतिशूद्र कास्ट से आते थे। और जब ये छोटे थे, बहुत छोटे थे, तभी इन्होंने सारी जितनी भी पूर्वाग्रह हैं या फिर जो कास्ट के हिसाब से जातिगत भेदभाव है, इन्होंने बहुत सहा। ये जब स्कूल में बैठते थे तो स्कूल में ये उनके साथ नहीं बैठ सकते थे जिनके साथ ये पढ़ते थे, बल्कि ये स्कूल में कमरे के बाहर यहाँ बैठा करते थे और केवल सुनते थे। इस तरीके से तो इनकी पढ़ाई हुई है। जहाँ पर पानी पिया जाता था, जैसे बड़े कास्ट के लोग जहाँ पानी पीते हैं, बच्चे पानी पीते थे, वहाँ पर ये बच्चे अलाउड नहीं थे, तो ये पानी कहाँ से पियेंगे? बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना रास्ता बनाया, क्योंकि बड़े आदमी कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और फिर इनको यूनाइटेड स्टेट्स में फेलोशिप मिली ताकि ये अपनी आगे की, जिसे हम फर्दर स्टडीज़ कहते हैं, हायर स्टडीज़ ये कर पाए। और उसके बाद ये लौटे। जब ये लौटे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1919 में लौटे, और इसी ज़माने में हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है बहुत पीक पे था। तो यहाँ पर 1919 में जब ये लौटे तो इन्होंने जो सामाजिक भावना है, विद्वेष है अलग अलग जातियों के प्रति, और ख़ास तौर पे जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो बहुत बड़ी खाई है, उसके बारे में बहुत ही क्रिटिकली लिखा। मतलब अपने लेखों में, चीज़ों में कई चीज़ें इन्होंने लिखी। एक सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया कि 1927 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया, मतलब मंदिरों में अंदर जाने का आंदोलन। अब इसमें क्या था कि जितने भी महार कास्ट के लोग थे वो तो इनका साथ दे ही रहे थे। और ये नहीं था किससे कि आप हमें जाने नहीं दे रहे हो, हम लड़ाई झगड़ा करके या फिर डरा धमका के अंदर घुसेंगे। इनका मेन ये था, क्योंकि ऐसे इन्होंने एक मूवमेंट नहीं किया, इन्होंने कम से कम 3 ऐसे बड़े बड़े आंदोलन चलाए, और ये चलाए 1927 से लेकर 1935 के बीच में। मेन इनका यही था कि सबको ये दिखाना कि देखिए समाज में, मतलब एवरीवन टू सी, समाज में क्या प्रेजुडिसेस है और किस तरीके से पूर्वाग्रह है कि एक आम इंसान, एक आदमी जो दूसरी की तरह हार्ड मास का बना हुआ है, एक तो मंदिर में पुजारी है या मंदिर में जा सकता है, और एक ऐसा है जिसको मंदिर के आसपास भी फटकना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो दूषित कर देगा, या उसको दूषित माना जाता है, या उसको भ्रष्ट माना जाता है। भ्रष्ट उस तरीके से नहीं, मतलब गंदगी के हिसाब से माना जाता है। तो ये उन्होंने बात कही। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम, ये हमारे पेरियार साहब हैं। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे सदर्न इंडिया में, पूरे दक्षिणी भारत जो कि हमारे देश का बहुत बड़ा भूभाग है, मैं आपको ले जाता हूँ अर्ली 20th सेंचुरी में। अर्ली 20th सेंचुरी मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए 1900 से आगे, यहाँ पर बहुत सारे नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, यानी कि वो लोग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र, तो इस कास्ट में नहीं आ रहे, वो लोगों ने बहुत सारे आंदोलन शुरू किए। और वो लोग थे जो ख़ास तौर पे, कुछ लोगों ने, जैसे मैंने बताया, अम्बेडकर साहब ने किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन हासिल की, वो फर्दर स्टडीज़ के लिए भी बाहर गए, यूनाइटेड स्टेट्स गए। तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी बहुत कहीं एजुकेशन प्राप्त कर ली थी, शिक्षा प्राप्त कर ली थी, थोड़े बहुत पैसे उनके पास आ गए थे। और तीसरी चीज़ जो थी वो थी इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है प्रभाव, यानी कि उनकी बात सुनी जाने लगी थी। उन्होंने ये कहा, सबने एक ही बात तो कही कि भाई ये जो तुम ब्राह्मण्स कहते हो, ये अपने आप को आर्यंस कहते हैं, है ना, और आर्यंस जो है वो बाहर से आए। उन्होंने हमारा जो हिंदुस्तान का भूभाग है, खासतौर पे ये द्रविडियन की बात करते हैं, क्योंकि ये सदर्न इंडिया के थे, दक्षिण भूभाग की बात कर रहा हूँ, तो द्रविडियन कल्चर है वहाँ पे।
तो उन्होंने ये कहा कि जो आर्यंस बाहर से आए और यहाँ के जो धरती पुत्र थे, यहाँ के जो लोग थे, उनको इन्होंने हराया। अपने आप को तो ये कहने लगे कि हम अपर कास्ट हो गए और बाकी यहाँ के जो लोग हैं उनको ये लोअर कास्ट कहने लगे। तो बेसिकली जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग थे, यहाँ के जो असली वासी थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, उसको हरा दिया, ज़मीन पे कब्जा कर लिया और उनकी प्रभाव या फिर उनकी ज़िंदगी पे भी कब्जा कर लिया, क्योंकि अब तो ये वो काम करते थे जो आर्यंस कहते थे, या आर्यंस ने जिस तरीके से दबा रखा था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, आपको ये जानना होगा, इनका नाम ज़रूर पूछा जाता है, इनको पेरियर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है और ये आते थे मिडिल क्लास से। जो हमारे पेरियर साहब हैं बहुत बड़े कास्ट के नहीं थे, बहुत बड़े क्लास के नहीं थे, पैसे वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, ये मिडिल क्लास से ही आते थे। लेकिन इन्होंने शुरुआत की सन्यासी बन के। ये थे एसेटिक यानी सन्यासी, ब्रह्मचर्य है, साथ में संस्कृत बहुत सारे इन्होंने उपनिषद, वेद, पुराण सब पढ़े, यानी कि संस्कृत के जो स्क्रिप्चर्स हैं वो इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, तो इनको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई थी। शुरुआती दौर में जैसे ये जवान हुए तो ये कांग्रेस के मेंबर बन गए, कांग्रेस के मेंबर बन गए। अब कांग्रेस के मेंबर बन गए तो यहां पर एक दावत हुई, एक पार्टी हुई। तो ये नायकर साहब है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये इनकी पार्टी हो रही है, ये इनकी पार्टी हो रही है। लेकिन इस पार्टी में इन्होंने क्या देखा कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, अपर कास्ट, वो तो अलग बैठे हुए हैं, जो लोअर कास्ट है उनके लिए अलग जगह बनाई हुई है, यानी कि खाने की अलग अलग जगह बनाई हुई है। तो उन्होंने कहा यार कमाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको जो इतना बड़ी बड़ी बात करती है देश के लिए, और उसने अपने ही पार्टी में ऐसा इंतजाम कर रखा है, कास्ट डिस्टिंक्शन कर रखा है ना। तो जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते थे उनकी पार्टी में इस तरीके से हो रहा है, इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। तो इन्होंने फिर ये कहा कि भाई हमको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं आत्मसम्मान या आत्मसम्मान का आंदोलन। इन्होंने ये कहा कि जिनको ये अछूत कहते हैं, अनटचेबल्स, जिनको ब्राह्मण्स या बड़े जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, ठाकुर कास्ट के लोग हैं, वो अनटचेबल्स कहते हैं, वो असली तमिल और द्रविडियन कल्चर, साउथ इंडियन कल्चर में बता रहा हूं आपको, उसके लोग हैं। असली जो वहाँ के ज़मीन के लोग हैं वो यही है, और इनको ब्राह्मण्स ने किसी तरीके से आके दबा दिया है, ख़त्म कर दिया है, या फिर एक तरीके से उनको इनकी सामाजिक जो भावना है या सामाजिक जो कद्र है उसको कम कर दिया है। तो उनका ये कहना था कि जो अनटचेबल जिनको कहा जाता है, इनको अपने आप अपनी कोशिश करनी पड़ेगी ताकि वो अपने आप को फ्री कर सकें, फ्री देमसेल्व्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब केवल उनकी बात नहीं की, इन्होंने कहा सारे रिलीजन की बात की, हर एक रिलीजन की बात की, और उन्होंने कहा हर एक रिलीजन, हर एक जाति, हर एक जो पंथ बना हुआ है, सब में सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी सामाजिक बराबरी की बात की। और सबसे बड़ी बात, क्यों इनका नाम ये है, क्योंकि ये संस्कृत जानते थे, सन्यासी बन के ये उभरे थे, और चूंकि इन्होंने सारी स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए थे तो ये बहुत ही क्रिटिक थे, सब कुछ जान चुके थे। तो पेरियार साहब जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, हिंदू कहें पवित्र ग्रंथों के बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे, या ये उसकी बहुत आलोचना करते थे। वो ये कहते थे कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो लोअर कास्ट है या जो छोटे लोग हैं उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, बुरा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा इसमें दर्ज है। तो एक तो मनुस्मृति सबसे बड़ी बात है, उसके खिलाफ बहुत लॉ गिवर, बेसिकली एक पुराने कानूनची रहे, उन्होंने लिखा है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो भगवत गीता है, बहुत बड़ा नाम है, एक तरीके से इस्लाम में जिस तरह कुरान है और क्रिश्चियनिटी में जिस तरीके से बाइबल की वैल्यू है, उसी तरीके से भगवत गीता की वैल्यू है। इन्होंने कहा जो भगवत गीता है और रामायण है और जो भी इन्होंने ग्रंथों की बात की, इनके ये बहुत बड़े क्रिटिक थे। उन्होंने ये कहा ये सब जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मनुस्मृति को भी जोड़ लीजिए, इसमें एक तरीके से ब्राह्मण्स को अथॉरिटी दे दी गई है, इनको एक पावर दे दी गई है कि वो लोअर कास्ट के ऊपर डोमिनेशन करें, इनके ऊपर आक्रमण, सामाजिक तौर पे आक्रमण करें, हाथों से नहीं, सामाजिक तौर पे आक्रमण करें और दबाएं, ख़त्म करें, और किसी तरीके से जो विमेन है उनको भी दबा के रखें, दमनकारी व्यवस्था इनके साथ, दोनों के साथ चलती रहे, बुरा व्यवहार करें, अगर हम इस तरीके से कहें तो। अब देखिए, जब एक एक्शन होता है तो एक रिएक्शन भी होता है। तो जब इतने सारे लोग बोल रहे थे हिंदू या हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ या इनकी कई सारी गलतियों के खिलाफ, ऐसे देखिए हिंदुत्व एक बहुत बड़ा नाम है ना,
ये बहुत बड़ी संस्कृति है और उनका काम ये होता है, हिंदू इसी नाम से जाने जाते हैं कि वारी सारी सभ्यता संस्कृति को आत्मसात करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको इस तरीके से बना दिया था कि अपना जो रिलीजन है वो सबसे बड़ा है, बाकी रिलीजन सब बेकार है, सब खराब है, उनको ख़त्म करो, इनको दबाओ, ऐसा कुछ कहने की कोशिश की थी। तो अब जो ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति, ध्यान दीजिए कि हिंदू धर्म अपने आप में बहुत ही क्लीन, बहुत साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा धर्म है, लेकिन कुछ लोग हर जगह होते हैं जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है जो कॉन्जर्वेटिव्स होते हैं, यानी कि वो रूढ़िवादी होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रिएक्ट किया। इन्होंने क्या किया, सनातन धर्म सभा बनाई, ठीक, और भारत धर्म महामंडल बनाया। ये नॉर्थ की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ मतलब अपना जो ऊपर का भाग हो गया हिंदुस्तान का। इसी तरीके से एक बनाया गया ब्राह्मण सभा, ये बनाई बंगाल में, ठीक। आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आ जाइए, तो यहां पर बंगाल में ये बना। अब बेसिक इन लोग का काम यही था, इन लोग की बात यही थी कि जो हिंदुइज्म है उसका जो कॉर्नर स्टोन है, या ये कहें कि उसका जो बेस है उसको बचाया जा सके, उसको बनाया जा सके, और जो कास्ट डिस्टिंक्शन है हिंदुइज्म में उसको जारी रखा जा सके। तो अब ये डिबेट्स और स्ट्रगल्स तो आज भी चल रहे हैं साहब, कौन धर्म क्या कहता है, किस तरीके से लोग लेते हैं और कैसे अपने धर्म को वो जुगाड़ करके या चेंज करके किसी और के खिलाफ यूज़ करते हैं। आप लोगों को अच्छा आदमी बनना है। ये देखिए, मैं 4 लोग बता रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे पंथ आते हैं, सब बराबर हैं, सब इंसान हैं, सबसे प्यार करिए, मोहब्बत करिए, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ ये हमारी मेन चीज़ है। धर्म तो हमारा इंटरनल मैटर है, घर में निभाइए, उसको बाहर मत लाइए, उसके हिसाब से लड़ाई झगड़ा मत करिए। अब यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे समाज हुए, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस हुए जिन्होंने इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव, विमेन अनइक्वालिटी थी उसके खिलाफ, बाल विवाह, या ये कहें कि जो उसके बाद बाल विवाह होता था और फिर सती प्रथा हो जाती थी, और सती ऐसे मतलब ये कहेंगे जो कुरीतियाँ हैं समाज में, जो सोशल प्रैक्टिसेस थी अनएथिकल, उनके खिलाफ काम किया। तो क्या करके मैं बताता हूँ। ब्रह्मो समाज, इसको बनाया गया था 1830 में। इन्होंने ये कहा कि कोई भी जो मूर्ति पूजा इसको नहीं किया जाएगा, और जो सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइस मतलब बैलों को, गायों को या और किसी चीज़ को काटा जाता है, बकरों को, वो बिल्कुल गलत है, राइट। और इन्होंने ये कहा कि बाकी लोगों की जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, कोई भी और भी धर्म का आदमी है, उसके खिलाफ, उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे। सब धर्म का सर्वधर्म सम्मान की बात इन्होंने कही। और सबसे बड़ी बात यह था कि इन्होंने हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी को लिया और इसके नेगेटिव और इनके पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स बताए और उस पर विचार किया। ये आप देख रहे हैं केशव चंद्र सेन साहब है, ये ब्रह्मो समाज के एक बहुत बड़े लीडर हुए। यहां पर आप देखेंगे एक साहब है, इनका नाम है, शॉर्ट में हम बोलते हैं हेनरी डेरोजियो, लेकिन इनका पूरा नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ये जो थे, इन्होंने यंग बंगाल की स्थापना की थी। ये एक टीचर थे। कहाँ पर टीचर थे? ये हिंदू कॉलेज, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में टीचर थे। 1820 की बात मैं बता रहा हूँ। और इन्होंने बड़े रेडिकल आइडियाज़ दिए। रेडिकल मतलब होता है बड़े तेज़, बड़े हार्ड आइडियाज़। और इनके जो भी दोस्त, या दोस्त तो नहीं कहूँगा, जो उनके विद्यार्थी थे, प्यूपिल्स मतलब होता है जो इनकी बात सुनते हैं एक्चुअली। तो जो प्यूपिल्स थे उनको ये कहा कि भाई सत्ता का मतलब जो अथॉरिटी है या जो सत्ता है उसके खिलाफ आपको बात करनी पड़ेगी अगर वो गलत है तो यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने शुरुआत किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी गलत ट्रेडिशन है, संस्कृति है, जो भी कस्टम्स है, मतलब जो भी रीति रिवाज है और उसके जो गलत है उसके खिलाफ बात करो, पहले तो आवाज़ उठाओ। और दूसरी बात इन्होंने विमेन के लिए कही, औरतों का जो हाल है समाज में, उनको ना तो फ्रीडम की मतलब स्वतंत्रता दी गई है, ना वो अपनी बात कह सकती हैं, तो इसको हमें ख़त्म करना चाहिए, वुमेन को इक्वालिटी देनी चाहिए। ये हेनरी डेरोजियो साहब ने कहा। अब यहाँ पर हम आते हैं एक बहुत बड़ा नाम, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और विवेकानंद साहब का नाम तो खैर मैं ही ले रहा हूँ। हुआ ये कि स्वामी विवेकानंद साहब जो थे उनके गुरु थे रामकृष्ण। कौन? रामकृष्ण परमहंसा। विवेकानंद साहब के गुरु थे रामकृष्ण परमहंसा। तो उन्हीं के नाम पे एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और इनका ये था कि अगर आप सोशल सर्विस करते हैं, लोगों यानी कि लोगों की सामाजिक मदद करते हैं,
सोशल सर्विस मतलब होता है सामाजिक सेवा। और सेल्फलेस एक्शन करते हैं, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो उसके प्रति आप ये मत मानिए कि आपको कुछ वापस मिले, मतलब बगैर किसी इनाम के कोई काम करिए, इनाम की इच्छा के, तो तभी आप मोक्ष पा सकते हैं, तभी आप साल्वेशन पा सकते हैं, तभी आप मुक्ति पा सकते हैं, ये इन्होंने कहा। एक आया प्रार्थना समाज। ये प्रार्थना समाज जो है 1867 में बॉम्बे में स्थापित हुई थी। अब इनका भी एक काम था कि भाई एक तो कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को हटाओ, ये जो जातिगत भेदभाव है, चाइल्ड मैरिज जो है इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए, विमेन एजुकेशन पे इन्होंने काम किया कि भाई औरतों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, और जो विडो रीमैरिज जिस पे बैन लगा हुआ था कि भाई विधवाओं का विवाह नहीं हो सकता, इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ये हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इन सारों की जो किताबें हैं, टेक्स्ट है, उनको ये समझते थे, पढ़ते थे, और इनकी जो मीटिंग होती थी उसमें इन सब की बात होती थी। ये हुआ प्रार्थना समाज। वेद समाज। वेद समाज थोड़ा साउथ में ले जाऊंगा आपको। ये मद्रास जो आज का चेन्नई है में 1864 में स्टार्ट हुआ था। अब ये जो वेद समाज है ये किससे इंस्पायर्ड था या किससे थोड़ा सा कहें कि प्रेरित था? ये ब्रह्मो समाज से। आपको मैंने ब्रह्मो समाज दिखाया ना, ये ब्रह्मो समाज इससे प्रेरित थे। और उसके बाद इन्होंने भी ये काम किया। एक तो इन्होंने कहा कि भाई कास्ट डिस्टिंक्शन, जो जातिगत भेदभाव है, विडो रीमैरिज यानी विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, विमेन एजुकेशन, औरतों की एजुकेशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात वेद समाज ने कहा कि जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक ही गॉड से आए हुए हैं, एक ही भगवान है इनका। इन्होंने जितने भी सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास था, और जो एक्चुअली हिंदुइज्म बहुत अच्छा बहुत ही बेहतरीन धर्म है, लेकिन लोगों ने ना, जो रूढ़िवादी लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, इन्होंने इसकी थोड़ी इमेज थोड़ी सी खराब कर दी है। तो इन्होंने कहा जो ये रिचुअल्स होते हैं, जो ज़बरदस्ती के रिचुअल्स होते हैं, मतलब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने बात की। अलीगढ़ मूवमेंट जो होगा, सर सैयद अहमद खान का नाम जरूर आता है। बेसिकली ये अलीगढ़ मूवमेंट एडुकेशन के लिए था, मतलब पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के प्रति था। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ध्यान रखिएगा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इनको बनाया था या इसको स्टैब्लिश किया था सैयद अहमद खान साहब ने 1875 में। कहाँ पर हुआ था ये? अलीगढ़ में। इसी के बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है, सब लोग पढ़ते हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सब पढ़ते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशन था, इन्होंने कहा कि भाई हम मॉडर्न एजुकेशन देंगे, जो हमारी लेटेस्ट एजुकेशन शिक्षा है वो दी जाएगी। जो पाश्चात्य साइंस है, जो साइंस क्योंकि बहुत आगे बढ़ गई थी, अगर हम यूरोप और अमेरिका और इंग्लैंड की बात करें, तो ये सब मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए, बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए। और अलीगढ़ मूवमेंट एक तरीके से ये एजुकेशनल रिफॉर्म था, यानी ऐसा मूवमेंट था जिसने शिक्षा के बारे में बात की, क्योंकि वो ये कहते थे शिक्षा अगर मिलेगी तो सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, जो सिख है, बहुत बड़ा नाम है। जो सिख धर्म है, हम जानते हैं कि ये सबसे पाक साफ क्लीन धर्म है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाती है सेवा की। इनका काम ही सेवा है, सबकी सेवा करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम बहुत ऊंचा है। तो सिंह सभा मूवमेंट, इन्होंने जो बात की वो थी, देखिए सिक्स हर एक धर्म में ना कहीं कोई लोग या कई ऐसे लोग आ जाते हैं या ऐसी सोच आ जाती है जो उस धर्म को खराब करती है। तो कई ऐसे सिख में ऐसे एंगल निकल आए थे। तो मैं बताता हूँ क्या इन्होंने कहा। पहले मैं बता देता हूँ कि इन्होंने जो सिंह सभा मूवमेंट, SSM लिखता हूँ, पहली बार इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? अमृतसर में 1873 में। उसके बाद लाहौर में हुई 1879 में। इनका ये था कि जो सिख धर्म में जो सुपरस्टिशन आ गया है, यानी जो लोग अंधविश्वासी हो गए हैं, सिख धर्म में भी कास्ट डिस्टिंक्शन आ गया है कि भाई तुम ऊंचे हम नीचे, ये गलत है। सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने ये कहा कि भाई आज हम सिख टीचिंग, जो हमारे गुरुओं ने, जो इतने सारे गुरु हुए हैं, 10-11 गुरु हुए हैं, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, इसके अलावा जो आज के हमारे मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस है, यानी आजकल के जो ज़माने में चल रहा है, उन सबको जोड़ के हमको शिक्षा देनी है, ताकि सिखिज्म को जो क्लीन किया जा सके, ऐसा समाज बना सके जिसकी परिकल्पना हमारे सिख गुरुओं ने की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं खालसा कॉलेज है, ये अमृतसर की बात मैं कर रहा हूँ, और इसको बनाया गया था 1892 में। और ये सिख सभा मूवमेंट के जो लीडर्स थे, नेतागण थे, उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटर्स। ब्लैक स्लेव यानी कि काले दास वो होते हैं, जैसे एक मालिक है, उसने कुछ लोगों को खरीद लिया है, अब उनको वो उस तरीके से काम लेगा जिस तरीके से वो मशीनों से काम लेता है, या फिर घोड़े बकरियों की तरह काम लेता है। वो स्लेव्स थे। और ये स्लेव्स लाए गए थे
अफ्रीका से काले लोग थे ये। और आज जो आप देखते हैं अमेरिका में काले लोग, वो अफ्रीकन अमेरिकन उनको कहा जाता है। वाइट प्लांटर्स यानी जो गोरे लोग जो वहाँ पर प्लांटेशन का काम करते थे अमेरिका में। देखिए हुआ ये कि जो यूरोप के लोग थे यहाँ वहाँ गए, एक्सप्लोरर थे वो, और फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे वो अफ्रीका पहुँचे, जहाँ पर अफ्रीका पहुँचे और वो ट्रेडर थे तो उन्होंने आदमियों का भी ट्रेड करना शुरू किया, क्योंकि वो देख लिया था उन्होंने जो काले लोग हैं ना खाने के लिए इनके पास ना पीने के लिए, ये तो बेचारे गरीबों की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो इनको खरीदने लगे। एक तरीके से स्लेवरी शुरू हुई। स्लेवरी या कहें स्लेव या दास प्रथा शुरू हुई, दासता शुरू हुई। ये मैं बात कर रहा हूँ 17वीं शताब्दी की। अब इन काले लोगों को पकड़ा जाता था और इनको अफ्रीका से अमेरिका लाया जाता था। कहाँ से? अफ्रीका से अमेरिका ला रहे हैं, ठीक, यहाँ से इन लोगों को लाया जाता था। यहाँ पर लाके जो प्लांटर्स थे, यानी प्लांटर्स कौन हो गए, जो जिनके बागान थे, उनको बेचा जाता था। अब यहाँ पर जो प्लांटर्स थे वहाँ पर प्लांटिंग किसकी करते थे, प्लांटेशन किसका करते थे, जैसे कॉटन का हो गया, कपास का, और बाकी और भी इनकी प्लांटेशन थे। जो अगर अमेरिका को इस तरीके से देखा जाए तो इस सदर्न पार्ट है ना, टेक्सास वगैरह के नीचे, ये पार्ट जो है यहाँ पर इनको लाया जाता था। अब ये बेचारे जो दास लोग हैं इनको बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता था, बहुत मुश्किल से काम करना पड़ता था। इनको कोड़े पड़ जाते थे, बहुत बुरी तरह का टॉर्चर किया जाता था, छोटी छोटी गलतियों पे इनको पनिश किया जाता था। सुबह से शाम तक बेचारे काम किए जा रहे हैं, घंटों घंटों काम किए जा रहे हैं। कहने का मतलब इनकी हालत बहुत ख़राब थी। अब बहुत सारे ऐसे थे जो वाइट्स थे और ब्लैक भी थे, इन्होंने इस स्लेवरी के खिलाफ, इस दासता के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई। और उसके बाद ऐसी बात उठी कि भाई जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 1776 में, तो कहा गया कि भाई अंग्रेज़ों अपनी बात तो सुन लो, आपने जो अपनी लैंग्वेज में लिखा है वो तो देख लो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, कि दास प्रथा सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अब्राहम लिंकन साहब की बात होती है। एक गेटिसबर्ग एक जगह है, यहाँ पर इन्होंने एक एड्रेस दिया और इन्होंने कहा कि वो लोग, सारे लोग जो दासता के खिलाफ बात कर रहे हैं, वही असली डेमोक्रेसी वाले हैं। ठीक है, तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।